Hello everyone, now we'll start with the proton pump inhibitors, that is another class of drugs for peptic ulcer disease. हम लोग अभी तक दो पढ़ चुके हैं, that is H2 एंटागोनिस्ट और एंटासिड्स. अब हम लोग प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स पढ़ेंगे जो इनहिबिट करते हैं प्रोटोन पंप को. और प्रोटोन पंप कौन था? जो H पॉजिटिव को बाहर लेके जाता था एंड इट इज़ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ HCl. ओके, तो उसे इनहिबिट करने का मतलब है कि हम लोग HCl को कम कर रहे हैं, और HCl को कम करना मतलब हम लोग अल्सर को ट्रीट कर रहे हैं. तो इसमें कुछ एग्जांपल्स आती हैं, दैट इज़ ओमेप्राजोल, इसोमेप्राजोल, लैंसोप्राजोल, रैबिप्राजोल, पैंटोप्राजोल. मेन अगर आपको एक याद रखनी है तो ऑब्वियसली दैट इज़ ओमेप्राजोल. ओके, देन ओमेप्राजोल और प्रोजोल जो है वो आपको याद रखना होता है. ये प्रो ड्रग्स हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये लोग प्रो लेवल की हैं. प्रो ड्रग्स मतलब हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा प्रो ड्रग से ड्रग्स के अंदर ताकि ये अपना एक्शन कर सके. ये लोग जो हैं ये एंटेरिक कोटेड होती हैं. क्यों एंटेरिक कोटेड होती हैं? ताकि जो एसिड है हमारे स्टमक के अंदर वो इसे डिस्ट्रॉय ना कर सकें. जब हम इसे एज अ ओरल टैबलेट यूज़ करते हैं तो एसिड जो है स्टमक का वो डिस्ट्रॉय कर सकता है, इसीलिए एंटेरिक कोटेड होती हैं. तो इसीलिए ये इंटेस्टाइन में जाकर ही एब्जॉर्ब हो सकती हैं, नहीं तो स्टमक में नहीं होती. स्टमक में ही अपना एक्शन कर देती हैं. इसे हम लोग 1 आवर और आधे घंटे पहले खाना खाने से पहले लेते हैं, 1 घंटा आधा घंटा पहले, क्योंकि ये जो भी प्रोसेस है एंटेरिक की ये जाएगा स्टमक के अंदर, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होगा, तो ये सब में 1 घंटा लग जाता है. तो इसीलिए हम लोग इसको आधे घंटे 1 घंटे पहले लेते हैं. इसका जो टी हाफ है दैट इज़ 1 to 2 आवर्स, लेकिन ये इनहिबिट कर देता है प्रोटोन पंप को काफ़ी टाइम के लिए. एक ही डोज ऑफ प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स इज नॉट सफिशिएंट टू ब्लॉक ऑल द प्रोटोन पंप्स. इट नीड्स मोर doses, so it will take 3 to 4 days at least of daily medication to completely block. सारे के सारे ब्लॉक करने के लिए 3 से 4 दिन चाहिए. सारे के सारे एक ही बार में नहीं हो सकते. सिमिलरली अगर हमें जब हम स्टॉप करते हैं ड्रग तो एकदम से सारे रीजनरेट नहीं हो जाते. 3 to 4 days लगते हैं सारे के सारे उनको रीजनरेट होने में, या फिर सारा का सारा जो HCl पहले सिक्रीट होता था अब उतना ही सिक्रीट होने के लिए 3 से 4 दिन लग जाते हैं. ओके, अब एसिडिक pH पे क्या होता है? जो प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स जो हमने बोला ना यहाँ पे प्रो ड्रग्स हैं, तो ये स्टमक में आते हैं. स्टमक में एसिडिक pH होता है, HCl बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ होता है, तो ये इनहिबिटर्स क्या होते हैं? ये कन्वर्ट हो जाते हैं सल्फोनामाइड्स में. तो प्रो ड्रग्स विल कन्वर्ट इनटू सल्फोनामाइड्स, ओमेप्राजोल विल कन्वर्ट इनटू सल्फोनामाइड, और ये जो हैं ये इनहिबिट करेंगे प्रोटोन पंप को. जो ओमेप्राजोल है ये क्या करती है? CYP2C19, ये एक एंजाइम है, कोई कोड वर्ड नहीं है, पर CYP2C19 इसको इनहिबिट करती है. अब ये जो एंजाइम है, ये जो CYP, ये क्या करता है? ये क्लोपिडोग्रेल को एक्टिवेट करता है. क्लोपिडोग्रेल जो है वो एक प्रो ड्रग है, उसे ये एक्टिव करता है. क्यों? क्लोपिडोग्रेल कौन है? वो क्या करती है? वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के लिए यूज़फुल है. ठीक है, तो अगर हम लोग ओमेप्राजोल या फिर कोई भी ये देते हैं तो ये क्या करते हैं? ये इनहिबिट करेगा इस एंजाइम को, और ये एंजाइम नेसेसरी था क्लोपिडोग्रेल की एक्टिवेशन के लिए. तो अगर हम लोग कोई PPI स्पेसिफिकली ओमेप्राजोल लेते हैं, क्योंकि ओमेप्राजोल बहुत ज़्यादा एक्शन करता है इस पे CYP पे, बाकी कम करते हैं, ये बहुत ज़्यादा करता है. तो PPI अगर हम लेते हैं तो ये CYP को इनहिबिट कर देगा. तो किसी को अगर कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है और वो ये ले रहा है तो उसका कोई एक्शन नहीं होगा हार्ट के ऊपर. तो इसीलिए ओमेप्राजोल एंड क्लोपिडोग्रेल का साथ में लेना इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड. CI इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड. इन दोनों को साथ में कभी नहीं लेना चाहिए. सेकेंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन इज़ PPI एंड लीवोथायरॉक्सिन, जो कि थायराइड हार्मोन के लिए होती है. इन दोनों को जब हम लेते हैं तो कभी भी PPI को पहले नहीं लेना चाहिए. अगर हमने PPI को पहले ले लिया तो लीवोथायरॉक्सिन जो है वो कभी एब्जॉर्ब नहीं होगी, या फिर उसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो बहुत कम हो जाएगी. इसीलिए पहले लीवोथायरॉक्सिन लेनी है और बाद में PPI लेना है. अब हम इसके कुछ यूजेस पढ़ते हैं. पहला यूज़ है H. pylori इरेडिकेशन. जो हमारा हेलिकोबैक्टर पाइलोराई है उसकी इरेडिकेशन में ये PPI काम करते हैं. बैक्टीरिया है ना ये, तो किसी एंटीबायोटिक के साथ साथ हम PPI भी यूज़ करते हैं. साथ में NSAID इंड्यूस्ड अल्सर. NSAID इज़ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग इंड्यूस्ड अल्सर. इस केस में ये जो PPI है दैट इज़ मोस्ट स्पेसिफिक ड्रग. देन कम्स अल्सर्स. अल्सर्स के लिए PPI यूज़ होते हैं. और फोर्थ वन इज़ ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम.
ये सिंड्रोम होता है जिसके अंदर ट्रायड होता है, दैट इज़ पेप्टिक अल्सर्स, गैस्ट्रिक हाइपर सिक्रीशंस और साथ में पैंक्रियाटिक या फिर कोई और डिओर्डिनल ट्यूमर होता है। तो ये 3 ट्रायड की वजह से ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम होता है। तो इसे ट्रीट भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने बोला ना पेप्टिक अल्सर, एक तो अल्सर को ट्रीट कर सकते हैं, दूसरा हाइपर सिक्रीशन का मतलब है HCl की सिक्रीशन, उसको भी हम ट्रीट कर सकते हैं PPI देकर। तो इसके केस में हम लोग ये यूज़ करते हैं। अब हम लोगों ने यूजेस के बारे में देखा, तो कुछ ADR देख लेते हैं। ज़्यादा पीएच जब होती है, क्योंकि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स बेसिकली HCl की सिक्रीशन को कम कर रहे हैं ना, तो एसिड कम होगा तो मतलब कि पीएच जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। एसिड कम हुआ, पीएच ज़्यादा हुई। तो पीएच ज़्यादा जब होती है तो एब्जॉर्प्शन कुछ चीज़ों की कम हो जाती है जो कि नॉर्मली होती थी, जैसे कि विटामिन B12, कैल्शियम, विटामिन D। तो इस केस में अगर B12 की एब्जॉर्प्शन जो है वो कम हो जाती है तो हमारे अंदर मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया हो जाएगा। कैल्शियम की हो जाती है तो हाइपोकैल्सीमिया तो होगा, साथ में विटामिन D की डेफिशिएंसी की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। तो ये चीज़ें हुई हैं पीएच के इंक्रीज़ होने से। देन कम्स एंटेरिक इन्फेक्शन का रिस्क इंक्रीज़ करना। क्यों? क्योंकि जब हमारे अंदर HCl कम हो जाता है, हमारे अंदर जो भी कोई भी इन्फेक्शन होती थी HCl जो है उसको संभाल लेता था, लेकिन अब HCl कम है तो मतलब जो इन्फेक्शन है उसका रिस्क बढ़ जाएगा। स्पेशली क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिल, ये क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिल जो है इसका रिस्क बढ़ा देता है और ये एक नोजोकॉमियल इन्फेक्शन है, मतलब हॉस्पिटली एक्वायर्ड। थर्ड जो है गैस्ट्रिन का जो लेवल होता था वो हमारे अंदर की एसिडिटी पे डिपेंड करता था, मतलब ज़्यादा एसिड हुआ तो गैस्ट्रिन की जो सिक्रीशन है वो इनहिबिट हो गई। HCl सिक्रीट हुआ, उसने नेगेटिवली रेगुलेट कर दिया गैस्ट्रिन को, क्योंकि गैस्ट्रिन जो है वो HCl को प्रमोट करवाता था, है ना। हमने अभी फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा कि कैसे गैस्ट्रिन जो है वो स्टिमुलेट करवाता था HCl की सिक्रीशन। तो गैस्ट्रिन जब HCl बहुत सारा निकल गया तो उसने इनहिबिट कर दिया गैस्ट्रिन को। लेकिन अब अगर पीएच जो है वो कम है, HCl कम निकल रहा है, तो ये इसको इनहिबिट नहीं करेगा। तो अगर ये इसको इनहिबिट नहीं करेगा, नो इनहिबिशन विल बी देयर, तो दैट विल लीड टू हाइपर गैस्ट्रीनीमिया, कि गैस्ट्रिन का लेवल जो है वो इंक्रीज हो रहा है क्योंकि पीएच जो है वो इंक्रीज हो रही है। गैस्ट्रिन का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि पीएच जो है इंक्रीज हो रही है, HCl का लेवल कम हो रहा है। साथ में क्या होता है, ECL का हाइपरप्लेजिया हो जाता है, एंटेरोक्रोमैफिन सेल्स। एंटेरोक्रोमैफिन सेल्स जो है उसका हाइपरप्लेजिया होता है। क्यों? क्योंकि गैस्ट्रिन जो है वो क्या करता था, वो स्टिमुलेट करता था ECL सेल्स को, ताकि वो मतलब एंटेरोक्रोमैफिन सेल्स को, ताकि वो क्या सिक्रीट करवाए, वो हिस्टामिन सिक्रीट करवाए और हिस्टामिन आगे स्टिमुलेट कराए। ये भी हम लोग फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस टॉपिक यू कैन चेक आउट द फर्स्ट वीडियो। तो एंटेरोक्रोमैफिन को वो स्टिमुलेट करता था गैस्ट्रिन, तो इसीलिए गैस्ट्रिन के ज़्यादा इंक्रीज होने पे, हाइपर गैस्ट्रीनीमिया होने पे एंटेरोक्रोमैफिन सेल्स का हाइपरप्लेजिया हो जाता है और ट्यूमर बनने के भी चांसेस हैं। और अगर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा टाइम तक इसे यूज़ किया तो दैट विल लीड टू एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस। साथ में छोटे मोटे ADR जैसे कि हेडेक, स्टमक पेन, ये सब होता रहता है। सो या दिस वाज अबाउट प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स PPI. If you have any query regarding this topic you can ask, and if you like the video please subscribe. Thank you.